हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है। स्टूडेंट्स, इस डेली क्विज के डिस्कशन लेक्चर में उन क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं क्विज से रिलेटेड। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस क्विज के क्वेश्चंस के अंदर में, तो आपको स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड और करंट अफेयर पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी आपको स्टैटिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो होना भी चाहिए। तो यहाँ पे जो आज का जो क्विज का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसकी, तो पहला क्वेश्चन बैटल ऑफ तराइन से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, बैटल ऑफ तराइन के बारे में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट बैटल है हमारे। अगर हम बात करें कि हमारे मेडिवल इंडिया की, इसी बैटल के बाद में जो तुर्किश रूल है वो इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश होता है, और किस तरीके से जो दिल्ली सल्तनत है उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी आती हैं, इस बैटल ऑफ तराइन का जो वॉर होती है उसी के बाद में हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो बैटल ऑफ तराइन है ये दो लड़ाई लड़ी जाती हैं। पहली जो लड़ाई थी उसको पृथ्वीराज जो चौहान हैं, जो अजमेर से रूल किया करते थे, जो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे जीत जाते हैं पहली जो बैटल है उसको। बट जो नेक्स्ट ईयर के अंदर जो बैटल होती है 1192 के समय में, पहली बैटल जो होती है 1191 के समय में होती है, सेकंड बैटल है वो जो होती है 1192 के समय में। तो 1192 के समय की जो बैटल है उस बैटल के अंदर पृथ्वीराज चौहान की डिफीट होती है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो मोहम्मद गोरी हैं उनकी यहाँ पे बेसिकली इनकी जीत होती है इस बैटल के अंदर में। और इनकी जीत के साथ ही यहाँ पे जो तुर्किश रूल है उसका इस्टेब्लिशमेंट शुरू होता है। अगर हम बात करें कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत बेसिकली 1206 के पीरियड के समय में आया। 1206 1192 से लेकर 1206 तक का रूल कैसा रहा, आप देखिए कि जो मोहम्मद गोरी हैं वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आते हैं, तो वो सम हाउ सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड थे, तो कभी वो सेंट्रल एशिया के अंदर जाया करते थे। और इतने समय में इनके जो यहाँ पे बेसिकली जो स्लेव हुआ करते थे, जो उनके जो कमांडर इन चीफ के रूप में भी वर्क किया करते थे, जो उनकी बैटल्स के अंदर पार्टिसिपेट करते थे, तो वो स्लेव बेसिकली इस समय में जो हमारे और जो रीजनल पावर हैं उन सभी को यहाँ डिफीट करने के लिए बैटल्स लड़ रहे थे कंटिन्यू, चाहे वो बख्तियार हों, चाहे अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक हों। और इन्हीं में से 1206 में जब मोहम्मद गोरी की जब यहाँ पे डेथ होती है और मोहम्मद गोरी के कोई भी यहाँ पे वारिस नहीं होता है, तो उसके बाद में हमको देखने को मिलता है कि इनके ही एक स्लेव होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे रूल के अंदर आते हैं, पावर के अंदर आएंगे, और एक स्लेव यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी है उसका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होता है 1206 के अंदर में। तो ये बेसिकली बैटल ऑफ तराइन के से रिलेटेड जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। इसके बाद में एक बैटल ऑफ तराइन के बाद में एक बैटल ऑफ चंदावर भी होती है, जिसके अंदर में जो बेसिकली जिनका पृथ्वीराज चौहान से जिनका यहाँ पे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता, यहीं के जो रूलर हुआ करते थे अगर हम बात करें, तो उनको यहाँ पे डिफीट होती है बैटल ऑफ चंदावर के अंदर में, जिनको जयचंद बोला जाता है। तो जयचंद की यहाँ पे बेसिकली डिफीट होती है बैटल ऑफ चंदावर में। और बेसिकली जो जयचंद है, जयचंद ने जो मोहम्मद गोरी को जो इनवाइट किया था उसके बिहाइंड में रीजन ये था कि वो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की जो डिफीट है वो चाहता था। तो ये भी कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके की जो कहानियाँ हैं, हमको जब बाबर इंडिया के अंदर एंटर करेंगे, जब बाबर इंडिया के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे भी हमको सुनने को मिलती हैं कि बाबर को इनवाइट करने के लिए बेसिकली जो इंडियन किंग्स हुआ करते थे उन्हीं का रूल था, उन्हीं का एक प्लान था कि इंडियन किंग्स के द्वारा बाबर को इनवाइट किया गया कि बाबर यहाँ पे लड़ाई करने के बाद में वापस चला जाएगा सेंट्रल एशिया में, और हम लोग यहाँ पे जो पावर है उसको टेक ओवर करेंगे। तो ऐसे जो प्लान है वो फेल होते हुए दिखे हैं हमेशा। जो भी फॉरेन पावर को इनवाइट किया गया है, फॉरेन पावर ने ही रूल है वो कैप्चर किया है अपनी कोई भी बैटल के जीत के बाद में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी आंसर होगा। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो हमारे बाबा गुरु नानक से रिलेटेड है, जो सिखिज्म का जो धर्म है, जो सेक्ट है, उनको इन्होंने इस्टेब्लिश किया था बाबा गुरु नानक ने। अगर हम बात करें बाबा गुरु नानक, सबसे पहले तो आप कोई भी पर्सनैलिटी के बारे में जब रीड करते हो, आपको
जो टाइम पीरियड है उसके बारे में परफेक्टली पता होना चाहिए। तो बाबा गुरु नानक हैं, उनका जो टाइम पीरियड है 1469 से लेकर 1539 तक इनका जो टाइम पीरियड रहा है। और ये 1539 के जो अपनी लाइफ के जो 10 ईयर है या 18 ईयर है जो इन्होंने निकाले थे वो करतारपुर साहिब के अंदर निकाले हैं। और उसी वजह से जो करतारपुर कॉरिडोर है जिसका डेवलपमेंट किया गया हमारी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के द्वारा, करतारपुर कॉरिडोर एक बनाया गया है। अपने जन्म के जो लास्ट 18 ईयर्स थे गुरु नानक जी के द्वारा, लास्ट के जो 18 ईयर हैं वो करतारपुर साहिब के अंदर जो गुरुद्वारा हैं वहाँ पे इन्होंने बिताए थे। इसी वजह से जो करतारपुर कॉरिडोर है उसका डेवलपमेंट हुआ है। अगर हम बात करें गुरु नानक की तो यहाँ बोला गया है कि जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस हुआ करती थी हिंदुइज्म की या मुस्लिम्स की, उनको इन्होंने रिजेक्ट किया था। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हिंदुइज्म एंड मुस्लिम्स के अंदर में बेसिकली कुछ ऐसी प्रैक्टिस थी जिनको इन्होंने रिजेक्ट किया है। जैसे अगर हम बात करें कि जो एनिमल का यहाँ पे जो बलि दिया जाता था, एनिमल का जो सेक्रीफाइस दिया जाता था, उसको इन्होंने किलिंग, एनिमल्स की जो किलिंग की जाती थी उनको इन्होंने अबोलिश किया, उनको इन्होंने रिजेक्ट किया। अगर हम बात करें जो आइडल वर्शिप है सॉरी स्टूडेंट्स, जो बेसिकली मूर्ति पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा को इन्होंने रिजेक्ट किया। इन्होंने बेसिकली निर्गुण भक्ति के ये फॉलोवर थे, निर्गुण भक्ति को ये प्रमोट किया करते थे। तो बाबा गुरु नानक हैं, उन्होंने ऐसी बहुत सारी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस हैं जिनको रिजेक्ट किया है। जो हिंदुइज्म और मुस्लिम्स के अंदर में, जो मुस्लिम धर्म है और हिंदू धर्म है, इन दोनों के अंदर जो प्रैक्टिस हुआ करती थी। आप एक चीज़ देखना स्टूडेंट, जब भी कोई नया रिलीजन है, नया सेक्ट है, उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है तो पुराने समय में जो भी यहाँ पे ऐसे सोशल एविल्स होती हैं या सोशल ऐसी प्रैक्टिस होती हैं उनको यहाँ पे रिजेक्ट करके एक नया रिलीजन का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। आप चाहे जैनिज़्म की देख लीजिए, आप बुद्धिज़्म का देखिए कि सोसाइटी कैसे कंजर्वेटिव होने के बाद में जैनिज़्म और बुद्धिज़्म आता है। इसके अलावा आप देखिए, अगर हम बात करें कि जो 10 और 11 सेंचुरी के समय में किस तरीके से जो भास्वना के द्वारा जो लिंगायत कम्युनिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो भक्ति मूवमेंट और सूफीज़्म के थ्रू हमारे जो डिफरेंट जो सेक्ट्स आए उनके बारे में भी हमको इसी तरीके से पता लगता है कि मोर लिबरल होने की वजह से इस तरीके के नए सेक्ट्स हैं उनका यहाँ पे ओरिजिन हुआ। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की तो इसमें बोला गया है जो बाबर हैं और जो इब्राहिम लोदी हैं उनके ये कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि गुरु नानक जी का जो टाइम पीरियड है इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ये बाबर के ही और इब्राहिम लोदी के इन्हीं लोदी डायनेस्टी की जो तीनों रूलर हुआ करते थे, बहलूल लोदी, इसके अलावा इब्राहिम लोदी हैं और सिकंदर लोदी हैं। सिकंदर लोदी मिडिल में आएंगे और इब्राहिम लोदी होते हैं जो लास्ट में होते हैं। और इब्राहिम लोदी ही वो पर्सनैलिटी हैं जिनके साथ में बाबर का यहाँ पे बैटल होता है जिसको बैटल ऑफ पानीपत कहा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मुगल्स हैं इनके अंदर में बाबर और बाबर के बाद में जो हुमायूं होते हैं इनके बेटे, इन सभी से यहाँ इनके कंटेम्प्रेरी रहे हैं गुरु नानक जी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो भी सी आंसर होगा कि दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ये बेसिकली इंडिया की जो फिजियोग्राफी है उससे रिलेटेड है और यहाँ पे ईस्ट से लेकर वेस्ट यहाँ पे हमको मैच करना है। सबसे पहले देखिए कि अरावली की अगर हम पहाड़ियों की या माउंटेन रेंजेस की बात करें तो अरावली जो माउंटेन रेंज है ये गुजरात से स्टार्ट होती है, उसके बाद में राजस्थान के अंदर ये होती है, हरियाणा होते हुए हमारी जो रायसीना हिल्स हैं ये आपको अबाउट द जो अर्थ है वहाँ तक इनकी जर्नी देखने को मिलेगी। ऐसा भी बताया जाता है कि अंडर द अर्थ ये हरिद्वार तक इनका एक्सटेंड है इस रेंज का। तो आप देखिए कि जो राजस्थान है, राजस्थान को ये दो हिस्सों में बाइफरकेट करती है और अरावली का एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, एक इम्पोर्टेंट जो वर्क है कि अरावली के द्वारा जो डेजर्टिफिकेशन है, जो डेजर्ट का एरिया है उसको लिमिटेड किया गया है ओनली वेस्टर्न पार्ट के अंदर में। तो अरावली यहाँ से स्टार्ट होती है। अरावली की हाईएस्ट जो पीक है वो गुरु शिखर है, गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है और ये हमको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें इससे, अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप देखिए कि आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 के अंदर ऑप्शनल के अंदर। तो उसमें एक बहुत सारे जो ऐसे जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए।
अगर हम बात करें मालवा प्लेट्यू की, मालवा प्लेट्यू बेसिकली राजस्थान, लिटिल बिट हिस्सा जो गुजरात का है और मध्य प्रदेश, वहाँ पे ये लोकेटेड है। राजस्थान के अंदर जो सदर्न ईस्टर्न पार्ट है वो इसके अंडर में आता है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है मालवा प्लेट्यू में नीमच है, इंदौर है, धर है, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मध्य प्रदेश का इंदौर है। अगर हम बात करें जो नीमच है, ये सभी एरियाज़ हैं जो मालवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मालवा प्लेट्यू के अंदर गिरते हैं। छोटा नागपुर, अगर हम बात करें छोटा नागपुर प्लेट्यू की, तो हमारा जो झारखंड है, जो हमारा छत्तीसगढ़ का झारखंड का जो रीजन है, वहाँ पे ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है। हजारीबाग एंड ये सो जगह हैं वहाँ पे पाया जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ट्राइबल्स का एक हब के रूप में इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमको यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट के लिए करना था, तो पहले छोटा नागपुर प्लेट्यू आएगा, फिर मालवा आएगा, और फिर हमारी जो अरावली रेंजेज हैं वो हमको देखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले अगर हम छोटा नागपुर 3 यहाँ पे आंसर होगा, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है बी आंसर। तो ये हमारा बी आंसर है। इस तरीके से जो फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं इनसे रिलेटेड 2016 में जो प्रीलिम्स का पेपर आया था, उसके अंदर भागेलखंड, बुंदेलखंड, इस तरीके के काफ़ी सारे जो फिजियोग्राफिक एरियाज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए इस तरीके से, जब भी फिजियोग्राफी को आप रीड करते हो, ज्योग्राफी की हो, तो अपने एटलस को साथ लेके बैठिए, उनको अच्छे से इनको एनालाइज कीजिए, को किसका डायरेक्शन किस तरफ है, मैप को अच्छे से रेगुलरली वे में देखिए। आप देखिए कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं हर साल। तो आप लोकेशंस को एनालाइज करते रहिए, चाहे वो कैस्पियन सी की लोकेशन हो, या अगर हम बात करें अरेबियन सी की हो, या किसी भी सी की है वो जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। या आप देखिए कि लोकेशन बेस्ड किसी भी कोई प्लेस लोकेशन के अंदर है, कोई जानकारी में है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमने यूक्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व किया था कि यूक्रेन के जो सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो आप टर्की को देखिए, जिसको तुर्कई उसका नाम किया गया है अभी 3-4 महीने पहले। तो टर्की के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इस वजह से वो न्यूज़ के अंदर हैं। कुर्दिश पीपल भी न्यूज़ के अंदर हैं, कुर्दिस्तान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। तो आपको कुर्दिस्तान के बारे में पता होना चाहिए कि कुर्द पीपल कहाँ रहते हैं। ये सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है जिनका कोई भी स्टेट नहीं है। ये 3-4 ऐसे कंट्री हैं जिनके अंदर इनका एरिया पाया जाता है, और ये सभी कंट्री जिनको यहाँ पे शेयर करते हैं। जैसे यहाँ से टर्की का रीजन है, किधर सीरिया का रीजन है। तो इस तरीके से कुर्दिस्तान के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारा फिजियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये बेसिकली कोई पर्सनैलिटी हैं जो पहली वुमेन रही हैं जिन्होंने कंटेस्ट किया था स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन है। इसके अलावा इन्होंने सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया है, और उस मूवमेंट के अंदर इन्होंने एड्रेस की हैं बहुत सारी मीटिंग्स को। इवन फॉरेन क्लॉथ हैं, जो लिक्कर शॉप्स हैं, इन सब का इन्होंने बैन करवाया है, उनको क्लोज करवाया है। तो ये कौन पर्सनैलिटी हैं? सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, आपको यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहा है तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो एनी बिसेंट है, एनी बिसेंट का टाइम पीरियड यहाँ पे हमको होम रूल मूवमेंट के समय देखने को मिलता है। यहाँ पे सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट की बात की गई है, तो उस समय एनी बिसेंट का यहाँ पे रोल नहीं था। अब देखिए कि कादम्बनी गांगुली के बारे में हमको 1890 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, तो ये जो कैलकाटा सेशन है उसको एड्रेस किया था इन्होंने, बेसिकली प्रिसाइड नहीं किया था, एड्रेस किया था। तो कादम्बनी गांगुली भी यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं। तो यहाँ पे सरोजनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं जो आंसर के अंदर बनती हैं, जो आपका यहाँ पे एलिमिनेट होने के बाद में बचती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली जो महिला कौन है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो वो कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं जिन्होंने इलेक्शन यहाँ पे लड़ा था। और बेसिकली हम बात करें जिन्होंने पॉलिटिकल ऑफिस है उसको रन किया है, यूनिक इनका डिस्टिंक्शन रहा है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने यहाँ पे कम्पीट किया है सीट इन द मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये 55 वोट्स का जो मार्जिन था उसके साथ में ये हार जाती हैं। इसके अलावा गांधी जी के साथ में इन्होंने मार्च किया है। कमला देवी चट्टोपाध्याय काफ़ी फेमस लेडी रही हैं। इसके अलावा ये इंचार्ज थी जो वुमेन्स की विंग हुआ करती थी हिंदुस्तान सेवा दल के रूप में।
तो उसके ये इंचार्ज के रूप में इन्होंने वर्क किया। तो ये काफ़ी सारे कमला देवी चट्टोपाध्याय से रिलेटेड वर्क हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन नेशनल थिएटर का इस्टेब्लिशमेंट हो या और भी कोई जो वर्क हैं, इंटरनेशनल अलायंस फॉर वुमेन है बर्लिन में, तो उसको अटेंड किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा ही। तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं ये। ऐसी जब भी कोई पर्सनैलिटी के बारे में मेंशन हो कहीं क्वेश्चन में या न्यूज़पेपर के अंदर या गूगल डूडल में कहीं अगर यूज किया गया है, तो आपको बेसिकली इस पर्सनैलिटी को जाके रीड करना चाहिए। इनके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, पहली महिला जिन्होंने इलेक्शन यहाँ पे लड़ा था और ये 55 वोट से वो इलेक्शन हार जाती हैं। काफ़ी डायनामिक पर्सनैलिटी रही है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा। हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स आज कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के बारे में देखा कि उनके क्या क्या फेमस जो वर्क हैं, चाहे वो इंडियन थिएटर का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की बात हो या इंटरनेशनल अलायंस फॉर वुमेन का अटेंडेंस से उसको अटेंड करने से रिलेटेड बात हो या पहला इलेक्शन कंटेस्ट करने से रिलेटेड। फिजियोग्राफी के बारे में देखा, मालवा गुरु शिखर जो एक हाईएस्ट पीक है अरावली की, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इन सब के बारे में यहाँ देखा। गुरु नानक जी के बारे में देखा और हमने यहाँ पे बैटल ऑफ तराइन के बारे में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का क्विज़ था। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको नोट डाउन कीजिए, उसको यहाँ पे रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हार्डवर्क आप कंटिन्यू करोगे तो आपका एग्ज़ाम को जो क्रैक करने के जो चांसेज हैं वो यहाँ पे इंक्रीज होंगे। तो इसलिए अपनी मेहनत के बलबूते पे मेहनत करते रहिए कंटिन्यू और एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।